Assalamualaikum everyone. Okay, so हम करने लगे Ewing sarcoma, which is another tumor related to your bone. बोन और जॉइंट के जितने ट्यूमर्स थे उसमें जो आपके सबसे पहले हमने किए बोन फॉर्मिंग ट्यूमर्स, उसके बाद हमने किए कार्टिलेज फॉर्मिंग ट्यूमर्स. अब जो मैं करने लगी हूँ वो है ट्यूमर्स ऑफ अननोन ओरिजिन. इसमें से सिर्फ Ewing sarcoma ही इंपॉर्टेंट है, इसके बाद कोई ज़्यादा नहीं है जो आपके एग्जाम में आता हो. तो इस वजह से मैं इसके बाद आपको आर्थराइटिस की जो दो टाइप्स हैं, सॉरी जॉइंट्स की जो है, एक रूमेटॉइड आर्थराइटिस और एक गाउट, वो कराऊंगी बिकॉज दीज आर द थिंग्स जो आपके एग्जाम में ही रिपीट होती हैं, बार बार आती हैं. इसके अलावा ऑलमोस्ट कुछ भी ज़्यादातर आता नहीं है. ठीक है. अच्छा, अब मैंने ये वाले जो ट्यूमर है ना Ewing sarcoma, ये आता है आपका ट्यूमर्स ऑफ अननोन ओरिजिन के ग्रुप में. अननोन ओरिजिन से हमारी क्या मुराद है? जिस तरह हमने कहा था ना कि बोन फॉर्मिंग ट्यूमर्स जो है वो बनेंगे बोन के ऊपर और उसमें जो टिश्यू होगा वो भी बोनी होगा. इसी तरह कार्टिलेज फॉर्मिंग में टिश्यू भी कार्टिलेजनस था. ये जो अननोन ओरिजिन के ट्यूमर्स होते हैं ना, इनका कुछ ऐसा सिलसिला होता है कि ये बोन के ऊपर ग्रो करते हैं, लेकिन इनके अंदर जो ट्यूमर के अपने सेल्स होते हैं ना, ये बहुत ही वेरिड किस्म के सेल्स होते हैं. लाइक हम इसको किसी जगह से स्पेसिफिक नहीं कर सकते कि यार ये हमारा बोन का सेल है या कार्टिलेज का सेल है या मसल है या ब्लड है या किस किस्म का सेल है. वो बिल्कुल डिफरेंट किस्म का एक सेल होता है, उसको हम कहते हैं. इस वजह से इनको हमने कहा ट्यूमर्स ऑफ अननोन ओरिजिन. इनका ओरिजिनेशन भी बहुत अजीब सा है, इस वजह से हम इनको अननोन ओरिजिन कहते हैं. इनके जो सेल्स हैं बहुत डिफरेंट किस्म के होते हैं, जिसकी वजह से हमने इनको इस किस्म का नाम दिया हुआ है. Ewing sarcoma नाम इसको किसी बंदे ने यकीनन अपने नाम पे दिया होगा. इसका नाम से कोई ताल्लुक नहीं है Ewing का, और सार्कोमा डेफिनेटली आपका कैंसर होता है. अच्छा, ये आपके सेल्स जो देखा गया है, आपकी मॉलिक्यूलर स्टडीज ने एस्टेब्लिश किया जो बात कि कहाँ से आते हैं, ये आपको बेसिकली याद है आपको जब हमने एम्ब्रियोलॉजी पढ़ी थी, तो वी स्टडीड समथिंग अबाउट द जर्म लेयर्स. 3 जर्म लेयर्स होती हैं हमारे पास, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म. सब कुछ इन्हीं से बनता है, जाहिर सी बात है, हमने पढ़ा था. उसमें से हमने पढ़ा था कि जो एक्टोडर्म होती है ये ऐसे करके अपने आप को डिफ्रेंशिएट करती है कुछ, और इसमें से यूं करके सेल बनता है, बीच में इसमें से बनती है न्यूरल ट्यूब, साइड पे बनते हैं न्यूरल क्रेस्ट सेल्स, और बाकी ये जो आपका होता है इसको भी हम न्यूरो एक्टोडर्म कहते हैं. जितना भी पोर्शन एक्टोडर्म का आपका रिस्पॉन्सिबल होता है बनाने के लिए आपका नर्वस टिश्यू, मतलब सीएनएस और ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, जो आपका सारा का सारा मतलब जितना भी आपका नर्वस टिश्यू है, नर्वस सिस्टम है, एक्टोडर्म्स का वो पोर्शन जो आपका नर्वस सिस्टम बनाता है उसको हम कहते हैं न्यूरो एक्टोडर्म. ठीक है. जो आपका सपोज ये न्यूरल क्रेस्ट सेल्स तो चलो बहुत कुछ बनाते हैं, जो आपकी न्यूरल ट्यूब है, न्यूरल ट्यूब से आपका स्पाइनल कॉर्ड बनना होता है, तो दिस इज अ पोर्शन ऑफ न्यूरो एक्टोडर्म. तो देखा ये गया है कि ड्यूरिंग डेवलपमेंट के टाइम पे ये जो न्यूरो एक्टोडर्म के सेल्स हैं, इन सेल्स के अंदर जो डीएनए है उसमें मैं भी आपको बताऊंगी कि इस किस्म की म्यूटेशन होती है कि ये सेल्स आप जो जाके डिपॉजिट होने लग जाते हैं बोन में, और ये वहां पर म्यूटेटेड सेल्स प्रेजेंट होते हैं, और फिर ये आहिस्ता ग्रो करते रहते हैं. एंड Ewing sarcoma इज अ ट्यूमर जो आपका यंगेस्ट प्रेजेंटेशन देता है. बेशक ये मोस्ट कॉमन नहीं है, मोस्ट कॉमन ट्यूमर जो आपका एग्जिस्ट कर रहा है बोन का ट्यूमर वो ऑस्टियोसार्कोमा है, मैंने आपको पहले भी बताया था. लेकिन सेकंड जो अकरिंग ट्यूमर है वो Ewing sarcoma है, सेकंड मोस्ट कॉमन. और आपका ये इतना कॉमन है, इवन जो सबसे यंगेस्ट एज प्रेजेंटेशन है ना वो Ewing sarcoma की है. ऑस्टियोसार्कोमा भी बच्चों में उतना जल्दी प्रेजेंट नहीं करता. Ewing जो है वो 20 ईयर्स से भी कम जो लोग होते हैं, बच्चे होते हैं, एडोलेसेंट एज में होते हैं, उनमें भी प्रेजेंट कर जाता है, और ये आहिस्ता ग्रो करता है. ठीक है. अब ये क्या ऐसी म्यूटेशन हुई थी उस न्यूरो एक्टोडर्मल सेल्स में जो कि आपका ये सार्कोमा बन जाते हैं. अब दो बातें मैं आपको मोटी मोटी सी बता देती हूँ बिकॉज आपको इतनी रिक्वायर्ड नहीं है. कि हमारे पास एक फैमिली होती है जिसको हम कहते हैं ETS ट्रांसक्रिप्शन फैमिली. ठीक है. एरिथ्रोब्लास्ट स्पेसिफिक ट्रांसक्रिप्शन फैमिली. बस बाहर इतना याद रख लें, ETS ट्रांसक्रिप्शन फैमिली. ये क्या चीज़ है? ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर फैमिली, सॉरी होगी शायद, कुछ इसी किस्म का नाम है. ये जो ETS ट्रांसक्रिप्शन फैमिली है ना, ये आपका एक सेट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स है. ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स क्या होता है आपको पता है? कोई भी प्रोटीन जब बनती है इट हैज़ टू पास थ्रू, क्या होता है, डीएनए है, डीएनए के सबसे पहले बनती है आरएनए, और आरएनए के बाद उसकी ट्रांसलेशन होती है और प्रोटीन बनती है. ठीक है. तो डीएनए से जो आरएनए बनने का प्रोसेस, इसको ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, और इसके बीच में वेरियस फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं जिनको हम ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स कहते हैं. इन फैक्टर्स को इनकोड करने की एक पूरी फैमिली हमने बनाई हुई है जो सिर्फ एनिमल्स में प्रेजेंट है, ह्यूमन में है, मतलब ह्यूमन इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज एनिमल ना, ह्यूमन में, माउस में और जो चीज़ों में है, उसको हम ETS ट्रांसक्रिप्शन फैमिली कहते हैं. और इस ट्रांसक्रिप्शन फैमिली को जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स इसमें इन्वॉल्व हैं उनको इनकोड करने के लिए बहुत सारे जीन्स हैं, जाहिर सी बात है. ठीक है. इस फैमिली का एक हमारे पास, मतलब आप समझ लें, एक मेंबर है जिसको हम कहते हैं FL1 प्रोटीन. ठीक है. सॉरी, FLI, FLI प्रोटीन. FLI प्रोटीन या FLI ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर कहना ज्यादा बेहतर है. ठीक है. इस फैमिली में जितने ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स हैं उनमें से एक हमारे पास ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है जिसको हम कहते हैं FLI ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर. और इस ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर को कौन इनकोड करता है? डेफिनेटली हमारी FLI प्रोटीन जीन इनकोड करता है. ठीक है. FLI जीन
is the gene which encodes FLI1 transcription factor, which is a factor of the ETS transcription family. अब एक बात याद रखनी है कि हमारे पास ये जो FLI1 है, मैंने स्पेसिफिकली इसी ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर का जिक्र क्यों किया, बिकॉज इट इज अ टाइप ऑफ ऑन्कोजीन, प्रोटो ऑन्कोजीन हमने पढ़ा था। हमारे पास कुछ ऐसे जीन्स होते हैं बॉडी के जिनमें हल्की फुल्की म्यूटेशन हो भी जाए तो इतना फर्क नहीं पड़ता, वह फर्क सबसे पड़ता है डेफिनेटली, लेकिन कुछ टाइप की म्यूटेशन ऐसी होती हैं जो इतना फर्क नहीं डालती, कुछ ऐसी होती है जो म्यूटेशन आ भी जाती है तो सेल की शेप में थोड़ा हो सकता है मसला आ जाए, लेकिन कोई खास मसला नहीं होता। कुछ सेल्स ऐसे होते हैं हमने पढ़ा था जिनको हम ऑन्कोजीन कहते हैं। ऑन्कोजीन्स वो वाले टाइप ऑफ जीन्स होते हैं जिनमें जरा सी भी म्यूटेशन आती है तो डायरेक्ट कैंसर बनने लग जाता है। सपोज मेरे पास इसका जो भी पैटर्न था, इसका जो भी मॉलिक्यूलर एक्सप्रेशन थी, उसकी मॉलिक्यूलर एक्सप्रेशन में अगर एक नाइट्रोजनस बेस भी चेंज हो जाएगा तो जो नई एक्सप्रेशन आएगी वो किसी ना किसी कैंसर की आएगी, बहुत रैपिडली डिवाइडिंग सेल्स की आएगी। तो योर FLI1 जीन इज अ टाइप ऑफ प्रोटो ऑन्कोजीन जिसमें थोड़ी सी भी म्यूटेशन कैन लीड टू डेवलपमेंट ऑफ अ बिग कैंसर। ठीक हो गया, एक बात ये याद रखनी है। और ये है क्या, ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर को इनकोड करने वाला जीन है। फिर हमारे पास एक और जीन होता है जिसको हम कहते हैं एविंग्स सार्कोमा रिस्पॉन्स 1 जीन। ठीक है, ये EWSR1 जीन है, इसको एविंग्स सार्कोमा से ही उनने नाम दे दिया। क्यों नाम दे दी, ये होता है हमारे पास जीन ऑन क्रोमोसोम नंबर 22। ठीक है, इसने इनकोड करना होता है एविंग्स सार्कोमा ब्रेक पॉइंट प्रोटीन को, और वो प्रोटीन आपकी बेसिकली कंट्रोल कर रही होती है जो आपके सेल्स हैं उनकी ट्रांसक्रिप्शन, RNA स्प्लाइसिंग, सेल साइकिल, मतलब आपकी ओवरऑल जो सेल की डिवीजन है उसमें मल्टीपल स्टेप्स को कंट्रोल कर रही होती है। ठीक है, कौन से सेल में ये कंट्रोल कर रही होती है, स्पेसिफिकली न्यूरोएक्टोडर्मल सेल्स में। जो आपके न्यूरोएक्टोडर्मल सेल्स हैं वहां पर मुसलसल ये प्रोसेस है, सेल साइकिल के प्रोसेस तो हर सेल में चल रही है, हर सेल में ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन चल रहा है, स्प्लाइसिंग चल रही है वगैरह वगैरह। तो ये वाली जो हमारी EWSR1 प्रोटीन है, देखा ये क्या है, न्यूरोएक्टोडर्मल सेल्स में ये कंट्रोल कर रही होती है इन प्रोसेसेस को। ये जीन कहाँ पर प्रेजेंट है, क्रोमोसोम नंबर 22 पे। इस जीन की ट्रांसलोकेशन होती है। ट्रांसलोकेशन का मतलब है कि एक क्रोमोसोम से टूट के किसी और जगह पर लग जाना। ये वाला जीन क्रोमोसोम नंबर 22 से अलग होके ये चला जाता है क्रोमोसोम नंबर 11 पे इस FLI1 जीन के साथ। ठीक है, ये जो FLI1 जीन है, एज ए रिजल्ट क्या हुआ कि जब ये वाला जीन अपनी जगह से एबनॉर्मली FLI1 जीन के पास चला गया तो FLI1 जीन की म्यूटेशन हो गई, डेफिनेट सी बात है। FLI1 जीन की भी म्यूटेशन हो गई और ये जीन ने भी अपनी जगह छोड़ दी। एक तरफ क्या हुआ कि इस जीन का जो काम था, ये ट्रांसक्रिप्शन, RNA स्प्लाइसिंग, सेल साइकिल, ये सब डिस्टॉर्ट हो गया, ये सब काम खराब हो गए। दूसरा काम क्या हुआ, FLI1 जीन तो पहले प्रोटो ऑन्कोजीन था, उसको तो इंतजार करनी थी कि कोई म्यूटेशन आए और मेरे अंदर हो और मैं पागल हो जाऊं, और वही हुआ। जब म्यूटेशन आई, ये दोनों आपस में मिल गए, 22 और 11 का फ्यूजन जीन बना, तो उसके रिजल्ट में आपके कैंसरस सेल्स डेवलप होने लगे। और वो कैंसरस सेल्स हमारे पास जो बनते हैं, दे आर कॉल्ड एज फॉर्मेशन सेल्स ऑफ एविंग्स सार्कोमा। तो अगर बहुत सिंपली, मैंने बिला वजह आपको थोड़ा सा लंबा करके बताया, बहुत सिंपली आप याद रखें तो इतना याद रखना है कि जो आपका पॉजिटिव जीन है जिसमें म्यूटेशन होती है वो EWSR1 यानी एविंग्स सार्कोमा रिस्पॉन्स 1 जीन है, जिसने एक प्रोटीन को इनकोड करना है, जिसने ये सेल साइकिल कंपोनेंट्स को कंट्रोल करना है। और ये FL1 प्रोटीन इज अ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर, सॉरी FL1 जीन इज अ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर जीन। जब ये दोनों फ्यूज कर जाएंगे तो आपके पास म्यूटेशन आ गई, म्यूटेशन की वजह से आपका एविंग्स सार्कोमा डेवलप हो जाता है। इंपॉर्टेंट चीज क्या है, हमारे पास आता है इसका सिनेरियो, और सिनेरियो मैं आपको बताऊंगी क्या आता है। पहले जरा सी मॉर्फोलॉजी देख लें। एक तो मैंने आपको बता दिया बच्चों में बहुत कॉमन है, दूसरा ये अगर ग्रॉसली देखेंगे ना तो ये आपकी लाइक ऐसे बोन पे, स्पेशली फीमर पे, हमेशा आपके सिनेरियो में फीमर के साथ ही आती है। फीमर पे एक मैस बनती है, वो मैस आपकी लिटिक मैस होती है। लिटिक मैस का मतलब ये है कि वो इतनी बड़ी मैस होगी कि वो मेडलरी कैविटी से शुरू होगी, बोन के सेंटर से, और वो बोन के कॉर्टेक्स को इरोड करेगी, बोन के पेरियोस्टियम को इरोड करेगी, और बाहर लगे हुए मसल्स और फैट और सॉफ्ट टिश्यू जो भी है उसको भी इरोड करती है। तो लाइसिस करती हुई जा रही होती है, इतनी तेजी से ग्रो, मतलब तो तेजी तो नहीं, ग्रेजुअल ग्रोथ है, लेकिन वो लाइसिस कर रही होती है सारी चीजों का। तो लिटिक ग्रोथ पैटर्न है और इनफिल्ट्रेट करती है सारी जगह को, हाईली मैलिग्नेंट होती है ये। ठीक है, इस तरह की इसकी ग्रॉस पिक्चर आती है आपकी, और इसमें आपको जो मैस नजर आएगी वो वाइटिश से कलर की भी नजर आ सकती है और ब्लू कलर की भी मिल सकती है। अच्छा, इसमें जो आपकी माइक्रोस्कोपिक पिक्चर आती है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। आपको मिलेंगे जो सेल्स मिलते हैं वो लार्ज होंगे, राउंड, और बहुत ज्यादा जुड़े जुड़े हुए सेल्स आपको माइक्रोस्कोपिक पिक्चर में मिलेंगे। अपनी बुक में रॉबिन्स में पिक्चर बनी हुई है, ऐसे बहुत सारे सेल्स हैं जो आपस में करीब करीब जुड़े हुए गोल गोल से हैं, और उसके साथ वो बिल्कुल जैसे लिम्फोसाइट्स होते हैं ना। लिम्फोसाइट किस तरह के होते हैं, ऐसे सेल होता है और उसका इतना बड़ा ब्लू कलर का न्यूक्लियस होता है, ऐसा लगता है सारे सेल में न्यूक्लियस ही न्यूक्लियस है। लिम्फोसाइट ऐसा नजर आता है। ये सेल्स भी हमें लिम्फोसाइट से मिलते जुलते लग रहे होते हैं क्योंकि इनमें बहुत ज्यादा ब्लू कलर होता है। ठीक है, वो ब्लू कलर क्यों होता है, इनमें ग्लाइकोजन बहुत ज्यादा होता है। ग्लाइकोजन रिच साइटोप्लाज्म की वजह से इनका
ब्लू कलर है और बाकी सारा क्लियर साइटोप्लाज्म है, और ये ऐसे बहुत क्लियर करीब करीब कोहेसिव अंदाज में पड़े हुए होते हैं। और इस तरह से कि एक पूरा जो सेट ऑफ सेल्स है ना वो इस तरह बना हुआ होता है कि जैसे दरमियान में थोड़ा सा आपका फाइब्रस टिश्यू होगा और साइड पे पूरा सेट ऑफ सेल्स पड़ा हुआ होगा। तो जैसे एक रोज नहीं होता कि सेंटर में थोड़ी सी जगह खाली है और साइड पे बहुत सारी उसकी पत्तियां लगी हुई हैं, पेटल्स लगी हुई हैं, उस किस्म का पैटर्न आ रहा होता है, तो उसको हम कहते हैं होमर राइट रोजेट्स। ये आपने जहन में रखना है, ठीक है। और जब इसी को आप देखते हैं, ये तो मैंने बहुत ज्यादा करीब से पिक्चर देखी तो बता देना, इसको जब आप दूर से देखेंगे ना तो आपको इस तरह से नजर आएगा बोनी टिश्यू डिपॉजिट होता हुआ, जैसे एक अनियन के प्याज के छिलके नहीं है उसके गिर्द डिपॉजिट हुए हुए होते, सेंटर में थोड़ी सी खाली जगह होती है, उसके गिर्द जैसे प्याज के छिलके होते हैं। मतलब अगर आप थोड़ी दूर से पिक्चर को देखेंगे, बहुत करीब से देखेंगे तो आपको एक एक सेल नजर आएगा, दूर से देखेंगे तो आपको ऐसे प्याज के छिलकों की तरह अनियन स्किन अपीयरेंस नजर आएगी। तो ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। अब आपके पास जो सिनेरियो आता है उसमें बताते हैं कि एक बच्चा आपके पास प्रेजेंट किया यंग एज का, ये बताएंगे 10-12 साल का, फीमर में लिटिक फ्रैक्चर है, उसके साथ उसका या तो वो बताएंगे कि उसके फीवर मेलेज है, उसको साथ ESR भी उसका बढ़ा हुआ है, और भी कुछ बातें बता देंगे आपको, और हो सकता है ना भी बताएं। जो जरूर बताएंगे वो ये बताएंगे कि उसका बच्चे का जो है वो लिटिक फ्रैक्चर है, फीमर में ही बताएंगे डेफिनेटली। और उसके साथ उसको जब देखा गया एग्जामिनेशन पे, हमने एक्सरे किया तो हमें अनियन स्किन अपीयरेंस ऑफ द चीज जो भी हमें ग्रोथ है उसकी अनियन स्किन अपीयरेंस थी। तो जब आपको उन्होंने बता दिया कि यंग एज है, उसके बाद कोई लिटिक एक्सपेंसाइल ग्रोथ है जो कि पूरे बोन को भी और उसके साथ सॉफ्ट टिश्यू को भी इरोड कर चुकी है, और उसके साथ बच्चे को बुखार और इस किस्म के सिम्टम्स भी हैं, और आखिरी बात ये कि अनियन स्किन अपीयरेंस है, तो 110% वो एविंग सार्कोमा है। ये आपका टिपिकल सिनेरियो आता है। दूसरे पार्ट में वो आपसे उसकी मॉर्फोलॉजी पूछते हैं और आपसे पूछते हैं कौन से जीन में म्यूटेशन है, तो जीन ये है, और वो पूछ रहे हैं कि मोस्ट कॉमन चाइल्डहुड ट्यूमर्स कौन सी हैं, तो एविंग सार्कोमा और जाइंट सेल ट्यूमर, ठीक है। ये चाइल्डहुड ट्यूमर्स होते हैं, आपने याद रखने हैं। और इसका क्लिनिकल कोर्स अगर मैं बात करूँ तो यही है कि हमारे पास ये कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी और सर्जिकल एक्सीजन होता है, लेकिन फिर भी कुछ बहुत अच्छा नहीं होता। यहाँ पर बात खत्म होती है। किसी कोई मसला है कि नाज़मीन, थैंक यू।